नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बाल श्रम निषेध विषय पर। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि बचपन किताबों का होता है, खिलौनों का होता है और सपनों का होता है। बच्चों का स्थान कारखाने में नहीं, श्रम के स्थलों पर नहीं, बल्कि विद्यालयों और खेल के मैदानों में होता है। हर एक बच्चे को अधिकार होता है सपने देखने का, शिक्षा प्राप्त करने का और सम्मानजनक जीवन जीने का। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि हर वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस पूरे विश्व में बनाया जाता है और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा की गई थी वर्ष 2002 में। तो आज इसी पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं संयुक्त संचालक महिला बाल विकास श्री अमिताभ अवस्थी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही में आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता निदेशक आवास श्री प्रशांत दुबे जी भी हैं। सर, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच श्रीमती शिवानी घोष जी हैं, समाज सेविका। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही में मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हमारे बीच श्रीमती काकोली राय जी हैं। आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसी के साथ युवा साथी भी हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बाल श्रम निषेध पर। और कई बच्चे भी हैं हमारे साथ, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। तो पहला प्रश्न, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं बाल श्रम की, भारत में क्या परिस्थिति है, हम अमिताभ सर से जानना चाहेंगे कि सर, भारत की जब बात करते हैं तो बाल श्रम की वर्तमान स्थिति पर आप क्या विचार अपने व्यक्त करेंगे। विशेषकर हम ग्रामीण अंचल की बात भी जानना चाहेंगे और शहरी अंचल की भी बात जानना चाहेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम भारत का परिदृश्य क्या है इस बारे में जानना चाहते हैं। जी सर। तो मैं इस बारे में बस यही कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि परिस्थितियाँ क्या हैं जिसके कारण बच्चे को काम करना पड़ रहा है। और वो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है कि उसके परिवार की आय ऐसी नहीं है, या परिवार में उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या और कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण वो बाल श्रम में लगा हुआ है। और बाल श्रम में लगा है मतलब कि या तो वो किसी निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहा है, या खेतों में काम कर रहा है, या होटल में काम कर रहा है, किसी ढाबे पे काम कर रहा है, और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े कहते हैं हमारे सामने, वो हैं कि लगभग 40 से 45 लाख बच्चे पूरे देश में बाल श्रम का शिकार हैं या बाल श्रम में लगे हुए हैं। और उनमें ये सारे क्षेत्र आते हैं। और मध्य प्रदेश में भी लगभग 7-8 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बाल श्रम में किसी न किसी तरह से बाल श्रम कर रहे हैं या उसमें लगाए गए हैं। बिल्कुल। और इसके कारण वो बच्चे स्कूल से बाहर हैं और अपना भविष्य और देश के भविष्य में योगदान वो नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ सर, बहुत अच्छे से आपने बताया क्या परिदृश्य है अगर भारत में हम बात करें बाल श्रम की। प्रशांत सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी इस मुद्दे पर उतनी ही जोर से हमें आवाज़ उठानी पड़ रही है, जानना पड़ रहा है कि आज भी क्या परिस्थिति है बाल श्रम की। आप क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से बाल श्रम अभी भी हमारे सामने एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है। और जैसा अभी अमिताभ सर ने कहा कि मध्य प्रदेश और देश में एक बड़ी संख्या है बच्चों की जो काम कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसके कानूनी पक्ष की तरफ यदि चलूँ तो हमें समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश देश में जो अभी कानून है, वो कानून कहता है कि 14 साल से नीचे का बच्चा, जिसको कानून में बालक की संज्ञा दी गई है, वो बच्चा कहीं भी काम नहीं कर सकता। यानी अपने पारिवारिक प्रतिष्ठानों में हाथ बटाने के अलावा वो बच्चा कहीं भी काम नहीं कर सकता है। लेकिन यदि हम इसी के थोड़ा एक कानून का दूसरा पक्ष देखें, जो कि किशोर के रूप में जिसकी संज्ञा दी गई है, यानी 14 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति और 18 वर्ष से नीचे का व्यक्ति, वो कहीं पर भी काम कर सकता है, लेकिन सीमित समयावधि में काम कर सकता है। लेकिन उसमें एक शर्त है कि वो खतरनाक उद्योगों में वो बच्चे काम नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन दोनों कानून जिनकी बात कहता है, उन दोनों स्थितियों के अलावा भी काम कर रहे हैं। तो बच्चों को तो काम करना ही नहीं चाहिए। जैसे आपने कहा कि हर बच्चे को सपने देखने का हक है, हर बच्चे को अपने हिस्से का बेहतर जीवन पाने का हक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अभी बनी हुई है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या उम्र होनी चाहिए और क्या उम्र सही है काम करने की। और 14 वर्ष से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी निर्धारित एक गाइडलाइन बनाई गई है जिसके अंतर्गत वो काम कर सकते हैं। हमारे बीच मनोवैज्ञानिक भी हैं, काकोली मैडम। काकोली मैम, जानना चाहेंगे क्योंकि क्या मानसिक स्थिति रहती है बाल श्रम में। जो बच्चे काम करते हैं उनकी भावनाएं बहुत विपरीत हो जाती हैं, वो अपना बचपन खो देते हैं। इसके बारे में जैसा आपने कहा कि बचपन खो देते हैं,
एक विकास होता है जो स्वाभाविक विकास है, वो एक समय समय पर बच्चा बड़ा हो रहा है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेकर 18 वर्ष जिनकी बात की कि जब तक हम वयस्क नहीं हो जाते तब तक पूरा विकास होता रहता है। और इसमें इमोशनल विकास भी हो रहा है, मनोवैज्ञानिक विकास भी हो रहा है, शारीरिक विकास तो हो ही रहा है। इस दौरान अगर किसी भी तरह की ज़बरदस्ती उनसे कुछ करवाया जा रहा है या उनका ये मनोवैज्ञानिक जो विकास हो रहा है उसमें रुकावट आ रही है, बिल्कुल, तो उसमें परेशानियां आ सकती हैं। विशेषकर जो परेशानियां आती हैं वो यही है कि वो इनसिक्योर फील करते हैं, यानी असुरक्षा। घर में खाना मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, तीसरा अगर देखा जाए तो वो सुरक्षा की नीड होती है मनुष्य में, और वो नीड इन बच्चों में नहीं होती है क्योंकि उनको डर लगा रहता है। इमोशनल नीड नहीं होती है कि उनको डर लगा रहता है कब डांट पड़ जाएगी, कब पनिशमेंट मिलेगी, कब हमें ज़बरदस्ती कुछ क्या काम दे दिया जाएगा, कब हमें पैसे दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे, मुझे नहीं पता। इतनी अनसर्टिनिटी में जीते हैं ये बच्चे कि उस वक्त उनके इमोशनल विकास रुक तो जाता ही है बल्कि डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। फिजियोलॉजिकली भी देखा गया है कि ऐसे बच्चों में कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है वो बहुत हाई होता है, जिससे स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। और स्ट्रेस होने के साथ साथ वो फाइट या फ्लाइट में चलने लगते हैं कि हम या तो भागें इस सिचुएशन से या फिर हम बदला लें। बिल्कुल। और ऐसे में कुछ भी इंसिडेंट ऐसा होता है जो ट्रिगर करता है उनके इमोशंस को, तो एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, इम्पल्सिव रिएक्शंस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन सब चीज़ें बाद में जाकर देखी जा सकती हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि क्या मनोस्थिति रहती है जो बच्चे बाल श्रम से जुड़ जाते हैं, कितना मेंटल प्रेशर वो सहते हैं उस समय, क्योंकि काम करने का भी एक अलग प्रेशर है, घर में रहने का भी एक अलग प्रेशर है। हमारे साथ शिवानी घोष मैम है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। मैम, समाज में आज भी बाल श्रम को मजबूरी माना जाता है और वो मजबूरी मानकर वो बच्चे स्वीकार भी कर लेते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? कृतिका, क्या होता है कि अभी भी शिक्षा जो बच्चों का, जिसको हम राइट बोलते हैं, अभी भी वो, शायद मैं खुद बच्चों के साथ काम करती हूँ और मैंने देखा है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है शिक्षा में कि कितना ज़रूरी है एजुकेशन एक बच्चे के लिए। तो क्या होता है कि माँ जब एक, कहते हैं ना कि एक घर की एक स्त्री जब या महिला जब चेंज होती है या करती है तो पूरा घर चेंज होता है और उस घर के बाद पूरा मोहल्ला चेंज होता है। तो मैंने भी देखा है कि क्या होता है कि बच्चे, अब मैं रैकपिकर कॉलोनी के बच्चों के साथ मैंने काम जब शुरू किया था, कितने छोटे छोटे बच्चे, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे निकल पड़ते हैं रैक पिकिंग के लिए, पन्ने बिनने के लिए। जब हमने उनसे, उनके पेरेंट्स से जब हमने बात करी तो वो कहते कि साहब पढ़ के क्या हो जाएगा अगर भूखे सो रहे हैं तो कितना इस पूरे स्टेटमेंट के पीछे कितना बड़ा चीज छुपा होता है कि एक एक घर में 10-10, 11-11 बच्चे हैं। इन पूरे बच्चों को अगर फीड करना है या देना है तो फिर एक माँ बाप की बहुत बड़ी मजबूरी होती है। तो वो कहाँ से शुरू, बाल श्रम कहाँ से आता है? फैमिली बढ़ता है, जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाहर निकलने लायक हुआ, पेरेंट्स भेज देते हैं बाहर उनको कि काम करके लाओ तब घर चलेगा। ये ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है कृतिका जो एक्चुअली बच्चों को फोर्स करते हैं बाल श्रम की ओर जाने के लिए, चाइल्ड लेबर की ओर। और ये मजबूरी होती है एक घर की कि कितना वो मजबूर होते हैं कि घर चलाने के लिए कि बच्चों को भेजते हैं चाइल्ड मतलब श्रम के लिए। हम लोग कोशिश करते हैं अपने इस पे तौर पे कि कैसे हमको बच्चों को निकाले उसमें से और पेरेंट्स को समझाए कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और पिछले 21 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि काफ़ी बच्चों को हम निकाल पाए हैं इस चीज़ों से, समझा पाए हैं। बिल्कुल, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा से ही हमारी मानसिक स्थिति बदलती है, सोच बदलती है। और अगर शिक्षा से जुड़ जाएंगे सभी, हर समाज का वर्ग जुड़ जाएगा तो वाकई में बदलाव हो सकेगा। प्रशांत सर, आपने बहुत सारा काम किया है और बच्चों को मजदूरी करने के पीछे क्या प्रेशर होता है पेरेंट्स का? मजबूरी तो होती है, जैसा कि शिवानी मैडम ने बोला कि भूखे तो नहीं सोएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन और भी अशिक्षा तो है ही, और भी कई चीज़ें होती हैं। क्या प्रमुख कारण है क्यों आज भी बाल श्रम हम देख पा रहे हैं समाज में? देखिए, जैसे शिवानी जी ने कहा शिक्षा तो एक कारण है, लेकिन मुझे लगता है कई बार वयस्क जो लोग हैं उनको काम ना मिलना
बिल्कुल। और पर्याप्त काम ना मिलना वो भी एक कारण है जिसके चलते कई बार बच्चों को काम के लिए ले जाया जाता है। यदि हमारे देश में वयस्कों को पर्याप्त काम मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से बच्चों को बाल श्रम से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन एक ये बड़ी चुनौती है, और दूसरा कई बार ये लग रहा है, जैसे आपने कहा कि 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो कई बार बच्चों पर पर्याप्त ध्यान भी नहीं दिया जाता है, जिसके चलते भी बच्चे धीरे धीरे काम की तरफ जाते हैं। लेकिन यदि स्कूलों में शिक्षा भी हो, लेकिन शिक्षा होने के साथ साथ वहाँ एक शब्द आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यदि हम स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे स्कूलों में ही रहेंगे, बच्चे स्कूलों से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अभी होता यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना मिलने के चलते कई बार बच्चे स्कूलों से बाहर आते हैं, और जब बच्चे स्कूलों से बाहर आते हैं तो आप देखेंगे उनके पास कोई काम नहीं है, तो परिवार वाले भी उन्हें कई बार काम के लिए भेज देते हैं। तो शिक्षा तो हो, लेकिन साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, तब जाकर हम बच्चों को स्कूलों में रोक पाएंगे और फिर ये बच्चे काम पर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और समाज की हकीकत है कि वयस्कों के पास जब काम नहीं होता है तभी वो अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि नहीं, बाहर निकलो और काम करो। काकोली मैम को जोड़ना चाहेंगे? मैं इसमें और जोड़ना चाह रही हूँ प्रशांत जी, कि वयस्कों की आपने बात की, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनका एटीट्यूड, कि हम एक तो हमारे पास नौकरी नहीं है इसलिए हम बच्चों को भेज रहे हैं, बिल्कुल। दूसरा ये एटीट्यूड कि बच्चे क्या ही कर लेंगे या हम लोग क्या ही कर लेंगे, बहुत कमा कर भी क्या कर लेंगे, बहुत पढ़ लिख कर भी क्या कर रहे हैं, ये वो जो एक माइंडसेट तैयार हो गया है उस पूरे इलाके में या उस पूरे कल्चर में, उससे बच्चों को वो लोग मतलब भेजने को मजबूर करते हैं। तो वो माइंडसेट को बदलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कि वो निगेटिव एटीट्यूड जा रहा है कि बच्चे काम नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे। बिल्कुल, तो मानसिक स्थिति तो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अमिताभ सर कुछ हाँ, जोड़ना मैं ये कहना चाहता था कि बहुत बार केवल मानसिक स्थिति के साथ साथ ऐसा भी होता है, जैसा मैंने कहा, कि क्या मजबूरियां हैं परिवार की जिसके कारण बच्चा बाल श्रम में आ रहा है। क्या माता पिता सक्षम नहीं हैं उनके, या माता पिता हैं नहीं जिसके कारण वो बच्चा काम करने जा रहा है, होटलों में काम कर रहा है, या किसी निर्माण क्षेत्र में काम कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, या कहीं रोड बन रही है वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसका क्या कारण है। तो उसके पीछे यदि ये मजबूरी है कि उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग ऐसी योजनाएं चलाता है जहाँ पे इन बच्चों को हम मदद करते हैं। और जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है और भारत सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना है, यदि वहाँ पे बच्चा पूरी तरह से निराश्रित है या उसके पास उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पे राज्य शासन और भारत सरकार दोनों की तरफ से मदद मिलती है, जिसमें 4,000 रुपये प्रति माह की सहायता भी है, जिसके माध्यम से वो उसको हम फिर से स्कूल में डाल सकते हैं और पढ़ाई के साथ जोड़ सकते हैं, और बच्चे को हर तरह से उससे मदद मिलती है। और ये एक अच्छी राशि है, अच्छा अमाउंट है जिससे बच्चों को मदद मिलती है। तो ये राज्य सरकार की एक और भारत सरकार की एक अच्छी स्कीम है जिससे ऐसे बच्चों को मदद की जा सकती है। बिल्कुल, अमिताभ सर बहुत अच्छी बात बताई कि बाल गृह शासन द्वारा बनाए गए हैं, और इन बालकों के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए शासन द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए 4,000 की राशि भी प्रदान की जाती है। लेकिन इन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। प्रशांत सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि पहचान कैसे होती है कि बच्चे जुड़ चुके हैं बाल श्रम से, क्योंकि बहुत छुपाकर पेरेंट्स बच्चों से बाल श्रम करवाते हैं। उद्योगों में भी देख सकते हैं, कारखाने में भी देख सकते हैं कि आज भी बाल श्रम है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहचान तो बहुत सीधी है कि कोई बच्चा यदि काम कर रहा है, बच्चा स्कूल से बाहर है, सबसे पहले तो ये देख लें। यदि बच्चा स्कूल से बाहर है तो वो ड्रॉप आउट की श्रेणी में है। तो एक व्यापक परिभाषा तो ये भी कहती है कि जितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं कहीं ना कहीं वो बाल श्रम की श्रेणी में है, व्यापक परिभाषा। लेकिन यदि हम देखें कोई बच्चा स्कूल से बाहर और कहीं काम कर रहा है तो हम उसे बाल श्रमिक मान सकते हैं। लेकिन जो कानून की एक विसंगति कहें या पैंच कहें या परिभाषा कहें, वो ये कह रहे हैं कि यदि बच्चे पारिवारिक प्रतिष्ठानों में कहीं काम करते हैं या एक्सटेंडेड फैमिली यानी विस्तारित परिवार, यानी माँ पिता, माँ के भाई बहन और पिता के भाई बहन यदि कहीं काम करते हैं और बच्चे वहां पर हाथ बटाते हैं तो उसको बाल श्रम नहीं कहेंगे। लेकिन यदि बच्चे इनके इतर कहीं पर काम करते हैं तो वो बाल श्रमिक की श्रेणी में आएंगे। तो ये एक सीधी परिभाषा है। कई बार हमारे बहुत युवा साथी जो इस स्टूडियो में भी मौजूद हैं, कई बार वो बच्चों के
इस तरीके के प्रकरणों को उठाते हैं और हमारे सामने सबसे पहले यही आता है कि बच्चों की उम्र को कैसे मापें कि ये बच्चा 14 साल से कम है या नहीं है। तो हम अपने युवा मित्रों से यही कहते हैं कि आप तो आवाज़ बुलंद करिए, आप बच्चे के बारे में सूचना दीजिए। जो सक्षम प्राधिकारी हैं, जो सक्षम एजेंसीज हैं, वो बच्चों की पहचान कर लेंगे और बच्चों की उम्र की भी जांच कर लेंगे। और आजकल तो बहुत नए नए तरीके भी आए हैं कि यदि बच्चे के कोई दस्तावेज भी हमारे पास नहीं है, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 94 बहुत स्पष्ट रूप से बच्चों को बताता है कि किस बच्चे को हम कैसे मापेंगे, चाहे वो स्कूल का सर्टिफिकेट है, चाहे उसका कोई यानी कोई बच्चा 5वीं पास किया है तो उसकी कोई रिकॉर्ड है, उस तरीके से देखते हुए यदि ये सब भी नहीं है, बच्चे का ऑसिफिकेशन टेस्ट या आजकल दांतों का परीक्षण करके बच्चे की उम्र जांच ली जाती है। तो वो बड़ी दिक्कत नहीं है कि बच्चों को हम कैसे जांचेंगे या बच्चा 14 साल से नीचे का है कि नहीं। सवाल यह है कि बच्चा काम ही ना करे, वैसी स्थितियां कैसे निर्मित करें, वो उस पर हमें ज़्यादा शायद सोचने की जरूरत है। एक बात और कहना चाहूँगा, प्रशांत बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि कई बार हम देखते हैं कि जो एक्सटेंडेड फैमिली है, क्या बच्चे के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही है, बच्चे के साथ कोई क्रूरता तो नहीं हो रही है कि वो उसको काम करना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा है 75, वो ये कहती है कि यदि किसी बच्चे के साथ इस तरह से क्रूरता की जा रही तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। यदि किसी तरीके से हम ये जान पाते हैं कि इस बच्चे को ज़बरदस्ती काम पे लगाया जा रहा है, ज़बरदस्ती उससे क्रूरता करके काम लगाया जा रहा है, उसके शरीर के किसी पार्ट को डैमेज किया गया है या करा जा रहा है और उसके बाद उसे काम करवाया जा रहा है, तो उसमें 3 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी उस एक्ट में है। और इसी तरह से यदि कोई बच्चा है, जिसे कई बार हम देखते हैं कि सड़कों चौराहों पे बच्चे भीख भी मांग रहे हैं और बच्चा भीख मांग रहा है और हमको ये लग रहा है कि वो स्वयं नहीं मांगना चाहता, लेकिन उसे भीख मंगवाने का काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, किशोर न्याय अधिनियम, ये कहता है कि ऐसे बच्चों से यदि भीख मंगवाया जा रहा है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ऐसे बच्चों को अगर हमको, हमारे युवा साथी बैठे हैं और बहुत सारी संस्थाएं भी ऐसे लोगों के लिए काम कर रही हैं जो बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में यदि हमको पता चलता है तो हम इन एक्ट के तहत हम उनको मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, कई सारे अधिकार बनाए गए हैं बाल श्रम से मुक्त करने के लिए बच्चों को, बस जागरूक होना हमें ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ जैसा कि सर ने बताया, बाल गृह भी बनाए हुए हैं, कई सारे संगठन कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ युवा साथी हैं जो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अनन्या से हम बात करना चाहेंगे। अनन्या, आप बताइए क्या कुछ प्रयास आप कर रहे हैं? राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका हूँ। जैसा कि हमने हमारे कॉलेज वालों की तरफ से, हमारे कॉलेज के पास में ही एक अन्ना नगर की बस्ती है, तो हमने वहाँ पर जाके वहाँ पे सर्वे किया, मॉनिटरिंग करी, वहाँ पे जाके देखा, तो वहाँ पे देखा वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो दुकानों पे बैठ के काम कर रहे थे और कुछ एक हाथ ढाबे खुले थे तो ढाबों पे भी वो काम कर रहे थे। तो हमने जाके वहाँ पे दुकानदारों से बात करके उनको बोला, समझाया कि ये बाल श्रम का काम है और इस पे मतलब जुर्माना लग सकता है जहाँ तक कि 20,000 तक का। तो हम लोगों ने ऐसा करके हफ्तों में मतलब 2-3 बार जाके हमने वहाँ पे सर्वे किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद हमने अपने एनएसएस की तरफ से वहाँ पे नुक्कड़ नाटक करवाया अलग अलग जगहों पे। अन्ना नगर बहुत बड़ी जगह है, तो हमने उसमें 3 अलग अलग जगहों पे जाके वहाँ पे नुक्कड़ नाटक करवाया। और उसके कुछ टाइम बाद फिर हमने वहाँ पे रैली निकलवाई, यही इसी बाल श्रम के ऊपर टॉपिक को लेकर, और हमने वहाँ पर जाके लोगों को समझाया। और कुछ उनके जो माता पिता जैसे किसी के मिल जाते हैं तो वो बोलते हैं कि इनको पढ़ाई नहीं, इनको सिर्फ ये काम करवाना है, हमें पैसों की ज़रूरत है, ऐसा करके किसी ने हमें बोला था। तो हमने उनको समझाया था कि आप उन्हें स्कूल भेजें, इनकी उम्र अभी स्कूल जाने की है, काम करने की नहीं। तो ऐसा करके हमने हमारे कॉलेज की तरफ से हमें जितना प्रयास था, हमने जितना कर सकते थे, हमने उतना किया वहाँ पे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है और अनन्या के लिए एक बार हम तालियां बजाएंगे। तो ये छोटे छोटे प्रयास से हम समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अमिताभ सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है, हम आसपास तो देखते ही हैं कि कोई ना कोई छोटे बच्चे किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं, और अगर वो सूचना प्रदान करना चाहें विभाग में या किसी संगठन में, तो किस प्रकार से सूचित कर सकते हैं और कैसे मदद प्राप्त कर सकते हैं उस बच्चे के लिए? भारत सरकार की और राज्य शासन की तरफ से एक चाइल्ड हेल्पलाइन योजना चलती है, और यदि हम 1098 नंबर डायल करते हैं तो सीधे हम जो इसके कॉलर्स हैं, मतलब जो हमारे रिस्पॉन्डर्स हैं, उनसे हमारी बातचीत होने लगती है। और ऐसे
कहीं पे भी यदि हमको कोई बाल श्रमिक दिखाई पड़ता है तो हम सीधे उसको सूचित कर सकते हैं कि यहाँ बाल श्रमिक दिखाई पड़ रहा है, और सीधे वो जो कॉल रिस्पॉन्डर्स होते हैं वो श्रम विभाग के जो अधिकारी होते हैं या महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से मदद करते हैं। तो ये पूरे भारत में ये योजना चल रही है और हर ज़िले में चल रही है, और उसके लिए कंट्रोल रूम भोपाल में है, जहाँ पे कहीं से भी आप किसी भी नंबर से आप कॉल करेंगे 1098 पे तो सीधे वो कॉल सेंटर्स पे लैंड होता है। और यदि कोई बच्चा इमरजेंसी की हालत में है, यदि उसको ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, कहीं से उठा के ले जाया जा रहा है, तो वो सीधे पुलिस के पास 112 के पास चला जाता है और सीधे पुलिस उसमें मदद करती है। और यदि श्रम विभाग को मदद करनी है या महिला बाल विकास विभाग को मदद करनी है तो वो महिला बाल विकास विभाग उसमें मदद करता है। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। इस पर संपर्क करके अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कहीं बाल श्रम आप देख रहे हैं तो सूचित ज़रूर कर सकते हैं। प्रशांत सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि जब रेस्क्यू करते हैं और उस बच्चे को हम सामान्य जीवन में लाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है, तो किस प्रकार से क्या प्रक्रिया रहती है? आपके सामने कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, तो उसमें से कुछ आप हम सभी से साझा करें। देखिए, जब भी बच्चा कोई रेस्क्यू होता है, एक तो अमिताभ सर ने 10/8 का जिक्र किया, उसके अलावा एक वेबसाइट और है, पहले मैं उसके बारे में बता दूं फिर प्रक्रिया पे आऊँगा। उस वेबसाइट का नाम है pencil.gov.in। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट है पेंसिल। और जब भी कोई, क्योंकि आजकल हमारे युवा साथी ज़्यादातर गैजेट्स पर रहते हैं, तो pencil.gov.in पर भी जाकर बच्चों के बाल श्रम वाली सूचना दर्ज कराई जा सकती है। और इसमें बाकायदा फ़ोटो यदि खींचते हैं तो उस स्थान की सूचना तत्काल प्रभाव से उसमें दर्ज होती है और फिर ये वेबसाइट पर हम सूचना दर्ज करा सकते हैं। तो 10/8 भी है और ये वेबसाइट भी है। जहाँ तक आपने बच्चों की बात की कि बच्चों को पुनर्वास कैसे किया जाता है, तो जो भी बच्चा यदि रेस्क्यू किया जाता है, इन बच्चों को हम हर जिले में, एक भारत के हर जिले में अभी एक बाल कल्याण समिति है जो देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक सक्षम प्राधिकारी है, और उन बच्चों के सामने उस समिति के सामने इन बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं और समिति फिर इन बच्चों के सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट देखती है, SIR को देखती है और उसके बाद ये फैसला करती है कि बच्चों को अभी घर भेजा जाना है या बच्चों को कुछ समय के लिए किसी और संस्था में रखा जाना श्रेयस्कर होगा। यानी जो भी बच्चे के सर्वोत्तम हित में होगा वो समिति फैसला करने के बाद उस बच्चे के संबंध में निर्णय लेगी। और यदि लगता है कि बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाना है अभी, या बच्चों की परिवार को भी किसी तरह के कौशल विकास से जोड़ा जाना है, या बच्चों को, जैसा अभी सर ने कहा, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना या स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जाना है, वो सब फैसला बाल कल्याण समिति करती है और उसके बाद उस बच्चे का पुनर्वास करती है, ताकि वो बच्चा फिर से कभी इस तरीके की स्थितियों में ना आ सके। बच्चा अपनी शिक्षा पूरी करे, बच्चा अपने सारे अधिकारों को एंजॉय करे और एक बेहतर जीवन समाज में जी सके। बिल्कुल प्रशांत जी, तो पूर्ण विकास के लिए कार्य किया जाता है शासन द्वारा, उनके संपूर्ण विकास के लिए, कौशल विकास के लिए कार्य किया जाता है। अमिताभ जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाल श्रम बड़ा आसान सा तरीका होता है पैसा कमाने का। मुझे ऐसा लगता है कई बार क्या होता है कि जो परिवारों में जो माता पिता या जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं वो देखते हैं कि बच्चे को यदि हम किसी रोजगार में नियोजित कर देते हैं तो वहाँ पे दुकानदार को भी फ़ायदा होता है या जो काम करवाने वाला को भी फ़ायदा होता है कि उसको रोज़गार कम में पैसे कम देने पड़ते हैं और परिवार को कहीं मेहनत नहीं लग रही है और उसको एक एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा इनकम के रूप में उसको लाभ होने लगता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो हमारे काउंसलर्स होते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो जो परिवार है जो बच्चे को नियोजित करा रहा है और जो कर रहा है वो दोनों की काउंसलिंग की जाए कि बच्चे की जगह, जैसे आपने सबसे पहले कहा था कि ऐसे बच्चों की जगह स्कूल में है या खेल के मैदान में है, तो वो बच्चे वहाँ पे खेल के मैदान में और स्कूल में न होके कहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं या काउंसलर्स हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल अमिताभ जी हमारे साथ काकुली मैम है, तो उनसे ही जानेंगे कि कैसे उनको फिर से सामान्य जीवन में लाया जा सके, क्या रूटीन अपनाना चाहिए जब बाल श्रम से हम बच्चे को निकालना चाहते हैं। तो थैंक यू अमिताभ सर, आपने बहुत इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उनके लिए ज़रूरत है। क्यों है? काउंसलिंग या थेरेपी, ये सेवाएं सिर्फ इसलिए नहीं ये प्रोटोकॉल है या देना चाहिए, ये सबसे पहली चीज़ है जो मैंने पहले कहा कि एक इनसिक्योर बच्चा, एक अनसर्टन बच्चा, एक डिसीजन नहीं लेने वाला बच्चा, एक सहमा हुआ बच्चा, एक ट्रॉमेटिक बच्चा,
इनके लिए बहुत ज़रूरी है एक प्लेटफॉर्म जहां वो बेझिझक अपने मन की बात बता सकें बिल्कुल। और नॉन जजमेंटल होकर प्रोफेशनल उनकी बात सुन सके। तो ये एक बहुत बड़ा काम है ताकि धीरे धीरे उनका ट्रॉमा डिसेंसिटाइज हो या धीरे धीरे ठीक हो और वो एक मेन स्ट्रीमिंग की तरफ या नॉर्मलाइज कर सके। हमने कहा स्कूल गोइंग या खेल के मैदान की बात हमने की, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो समय शायद गुजर गया या उस समय उन्होंने वो किया ही नहीं जो करना था। अब वो खुद झिझकते हैं दूसरे बच्चों के साथ खेलने में, अब वो खुद उनको ऐसा लगता है कि हम दूसरे अपने हम उम्र के साथ जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो ऐसे समय में उनको सहजता के साथ उनको कैसे स्ट्रेंथन करना, उनके इमोशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि वो फिर से अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेले कूदे बड़े हों, जिससे उनका विकास फिर से नॉर्मल की तरफ आ जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा एक और चीज़, अगर बच्चा एक्सप्लॉयट हुआ है, चाहे वो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो सेक्सुअल हो, कहीं ना कहीं ट्रॉमा बनकर अंदर रह जाता है। और इन ट्रॉमा को ना ही घर वाले समझ पाते हैं और ना ही बच्चे खुद समझ पाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो किसी और रूप से मैनिफेस्ट होता है, दिखता है, शारीरिक किसी बीमारी, मानसिक किसी बीमारी या किसी ऐसी एबनॉर्मलिटी से दिखने लगता है और उसका कारण वो होता है। उनमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, उनमें इंटरैक्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे समय में उन बच्चों को जिनको चिन्हित किया गया है उनको बहुत ध्यान से, बहुत केयर से ये समझा जाए कि कितना ज़्यादा उनको चोट पहुंची है मानसिक रूप से और उसका इलाज किया जाए पूरी तरह से, ताकि हम लोग फिर से रिहैबिलिटेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग या फिर से मतलब जहाँ पर पुनर्वासन। बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत लंबा सफ़र होता है। हम लोग सिर्फ ये कह दें कि हम स्कूल में दाखिला कर दें तो हो गया, नहीं। हम लोग सिर्फ ये कह दें कि घर में रहने लगें या घर भेज दें, नहीं। शायद उन सब के बीच में एक ब्रिजिंग करने की ज़रूरत है, जिसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काउंसलिंग के ज़रिए। बिल्कुल। और जिसके ज़रिए अगर होता है तो ये लोग फिर से पुनर्वासन का हो बहुत सकता है। अच्छे से आपने बताया कि क्या कनेक्ट करना है, कहाँ पे ब्रिज की ज़रूरत है। शिबानी मैम, आप ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं, बस्ती के बहुत सारे बच्चों का आपने कह सकते हैं पुनर्वास कराया है, उनको सामान्य जीवन से जोड़ा है। कैसा अनुभव है आपका और कोई ऐसा उदाहरण जो हम सभी के दिल को छू ले? कृतिका, स्टोरीज तो बहुत सारी हैं बिल्कुल। कि इतने सारे बच्चों के साथ काम करने से। एक छोटा सा स्टोरी जो मैंने रैक पिकर कॉलोनी जैसे मैंने बताई थी, वहाँ की स्टोरी की बात करें, जैसे अमिताभ सर ने भी कहा था कि माँ बाप का कितना ये रहता है, कितनी मजबूरी उनकी भी होती है। ये एक परिवार था, 11 बच्चों का एक परिवार था, जिसमें एक ही बहन, एक ही बेटी थी और बाकी 10 भाई बहन थे और ये पन्नी बिनने का काम करते थे। पापा किसी और के साथ भग गए, मम्मी नहीं रही। बिल्कुल। ये रैक पिकिंग करके ये अपना घर चलाते थे। तो ये बच्चे ऐसे थे जो सुबह निकल जाते थे, पन्नी बीन के वापस आते थे, वो रैक्स बेच के फिर भाग के आते थे हमारा बस बोर्ड करने के लिए कि स्कूल जाना है, परवरिश जाना है करके। इनकी जो बहन थी वो टीबी से ग्रस्त थी और ये हमें तब पता चला जब इसका ऑलमोस्ट मतलब 8 साल की होगी, 7-8 साल की। हमने देखा ये बच्ची, ये भाई लोग जो रैक बेच के जो पैसे लाते, उससे आटा वाटा जो खरीद के लाते थे, ये 7-8 साल की बच्ची ये 10 लोगों के लिए ये बैठ के खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी। हम जब उसके झुग्गी के अंदर गए तो उसको मैंने देखा खाना बनाते हुए। इसका टीबी का जब हमें पता चला, हमने जब इसका इलाज का ये शुरू किया, बहुत दिन तक नहीं चल सका कृतिका, बच्ची नहीं रही। तो ये जो मजबूरी है, ये जो 10 बच्चे हैं सब अलग अलग एज वाले थे, 3 साल का भी था, 5 साल का भी था, 7 साल के थे। ये जो अलग अलग मजबूरियां थी, माँ किसी और के साथ, पापा किसी और के साथ, इन लोगों को आप बाल श्रम से कैसे आप इनको ये करोगे? ये कैसे घर, इनका घर कैसे चलेगा? मैं 11 बच्चों को मैं ये नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल। पर कैसे चलेगा इनका घर? ये भी तो बाल श्रम में ही आता है ना। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। पर देखिए मजबूरी कितनी है इन लोगों की। तो ऐसे कई ऐसे स्टोरीज हैं जो इनके भाई लोग आने लगे, हमारे भाई लोग आते हैं
भाई लोग पढ़ाई भी करें, पर फिर भी कब तक पढ़ाई करके, घर तो चलना है। जो थोड़े से बड़े थे वो रैक पिकिंग में लगे रहे, जो थोड़े छोटे थे उनको समझाने की, ये सुबह जाते थे भाग के, फिर दोपहर को, क्योंकि हमारा टाइमिंग 3 to 5 का है, ये भाग के आते थे, आके हमारा बस बोर्ड करते थे कि कुछ थोड़ा सा पढ़ाई भी साथ में हो जाए तो बिल्कुल। तो बहुत संवेदनशील विषय है ये, और अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं, मजबूरियां रहती हैं बाल श्रम की भी। ऐसे ही कुछ बच्चे आपके संस्थान से, उनसे भी बात करेंगे। राजा है, राजा पात्रे, कैसे आपके जीवन में बदलाव आया, कैसे आप संस्थान से जुड़े और क्या कर रहे हैं, आप बताएंगे? जी नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मेरा नाम राजा पात्रे, मैं परवरिश द म्यूज़ियम स्कूल से हूँ। मुझे परवरिश द म्यूज़ियम स्कूल में ये नहीं लगता था कि वो स्कूल है। एक्चुअली क्या, जैसे कि पहले मेरे दोस्त जाते थे, मैं जब 6-7 साल का था जब से मैंने जाना शुरू किया, पहले मेरे दोस्त लोग जाते थे तो मैंने भी सोचा एक दिन क्यों ना उनके साथ जाके देखूं। तो जब मैं गया तो वहाँ पर मुझे पहली बार में लगा ही नहीं कि वहाँ पढ़ाई हो रही है, क्योंकि सारे बच्चे कुछ टॉय के साथ खेल रहे थे, कुछ एग्जिबिट्स के साथ खेल रहे थे। मतलब पढ़ाई करने का बहुत ही यूनिक तरीका था जो एग्जिबिट्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि हम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस देखें तो वहाँ पर हम जो बुक्स में पढ़ते हैं तो वो पूरा थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल बहुत कम होता है, उसमें जो रिएक्शंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है। बट मैंने देखा वहाँ पर जो कुछ वॉलेंटियर्स टीचर्स थे वो बिल्कुल पूरा पिक्चर्स और पूरा ऐसा हार्ड बिल्कुल एग्जिबिट्स के थ्रू दिखा रहे थे, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हम स्टोरी देख रहे हैं या बिल्कुल हम वो लीव्स, पत्तियाँ, पूरा वो इन्वायरमेंट में हम चले गए। तो लग ही नहीं रहा था कि हम वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो ऐसे और भी मैंने, जैसे कि ट्राइब्स के बारे में, तो एक ट्राइबल म्यूज़ियम में हम वहाँ भी जाते हैं बच्चों के साथ में, तो वहाँ भी मैंने देखा कि वहाँ पर भी सारे जो ट्राइब्स हैं उनके पूरा उनका लिविंग कैसा रहने का, बच्चों के साथ खेलने का, पूरा बिल्कुल स्टैच्यू है उस टाइप का। तो पूरा काफ़ी वो अच्छा बिल्कुल- अनुभव है Yes, राजा ma'am। का, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करते करते सीखा है। जब करते करते सीखते हैं तो वो विद्या हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल स्थिर रह जाती है और बिल्कुल दिल में छू जाती है। ऐसे ही हमारे साथ एक एनएसएस वॉलंटियर और है जो कि बहुत अच्छा अभियान चला रही है, रोको टोको, प्रज्ञा सक्सेना। क्या है ये रोको टोको अभियान, कैसे आप प्रेरित करती हैं लोगों को बाल श्रम के प्रति निषेध के लिए? जय हिंद सभी को। मेरा नाम प्रज्ञा सक्सेना है। मैं उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्वयं सेविका हूँ। रोको टोको अभियान बेसिकली ट्रैफिक सेफ्टी के लिए होता है कि तो उसके तहत जब हम वो अभियान चला रहे थे तो चूनाभट्टी चौराहे पे कुछ जो बच्चे थे वो जैसे ही ट्रैफिक रुकता है वहाँ पर तो वो लोग वहाँ पे पैसे मांगने आते थे। तो हमने जब वो अभियान चला रहे थे तो 2-3 दिन ऑब्जर्व करा, फिर वहाँ पे जो बच्चे जो पैसे मांग रहे थे हमने उनको बताया कि ये अच्छी बात नहीं होती है पैसे मांगना, उनके पेरेंट्स से भी बात की। तो फिर कुछ टाइम जब ये अभियान चलाते रहे दैन कुछ टाइम बाद वो बच्चे का होना कम हो गए वहाँ पे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी ये भी पहल, एक बार हम तालियां बजाएंगे रोको टोको अभियान के लिए, प्रज्ञा के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। ऐसे कई सारे और अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं। और भी हमारे साथ बच्चे हैं जो कि इस अभियान से जुड़े हुए हैं। अनुपमा मिश्रा हैं, आप क्या साझा करना चाहेंगे, आपका क्या विचार है, बाल श्रम को इस समाज में कैसे देखती हैं आप? जय हिंद। मेरा नाम अनुपमा मिश्रा है। मैं उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्वयंसेवक हूँ। एक्चुअली हमने एक ईश्वर नगर बस्ती गोद ली है, तो वहाँ पे हम काम करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा, हमने सर्वे वगैरह किया, सारी चीज़ें देखी, तो जो जितने भी लोग थे वो खुद तो काम करने ही जाते थे, बच्चों को भी काम करने के लिए लेके जाते थे। तो हमने उनको समझाया लेकिन वो नहीं समझे इस चीज़ से। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया। हम वहाँ पर हमने क्या बोलते बाल चौपाल लगाई, जैसे हम उनके बच्चों को टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें बना देते थे कॉस्ट्यूम में प्रॉपर। फिर उसके बाद हम उनको पोएम रिसाइटिंग हो गया, इंग्लिश बोलना हो गया। हम 365 डेज़, हमने एक हमारे आदित्य मिश्रा भैया थे, उन्होंने उस बस्ती को गोद ले लिया और हम 365 डेज़ वहाँ कंटिन्यू जाके पढ़ाते हैं 4 बजे से 5 बजे तक। और सैटरडे उनकी ग्रूमिंग। तो बच्चे नहीं आते थे, लेकिन जब हम ग्रूमिंग करवाते थे, डांस करवाते थे, तो वो देखते थे, तो वो धीरे धीरे करके आने लग गए। फिर हमने देखा कि उनके मम्मी पापा उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो हमने एक और छोटा सा प्रयास किया कि हमने जो बैग्स थे, जो बैग्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करवाए बच्चों को जो स्कूल जाते थे। और जैसे स्टेशनरी हो गई, हमने कुछ एनजीओज़ की हेल्प लेके स्टेशनरी प्रोवाइड करवाई। तो जो उनके मम्मी पापा हैं उन्होंने धीरे धीरे देखा कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो धीरे धीरे करके हमने देखा कि जो बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने लगे और जो स्कूल नहीं भी जाते थे वो 4 बजे से 5 बजे तक कंटिन्यू आके हमारे पास पढ़ाई करते थे।
तो ये एक छोटा सा प्रयास था जो हमने चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है ये भी। और एनएसएस के वॉलंटियर्स वाकई में बहुत अच्छा काम निरंतर करते हैं, हर क्षेत्र में करते हैं, और बाल श्रम को रोकने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। अमिताभ सर, ये जानना चाहेंगे कि युवाओं को जागरूक करना बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है स्कूली शिक्षा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाल अधिकार पता होने चाहिए, और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं, संपूर्ण समाज के बारे में जानना चाहिए। हाँ, देखिए, विभाग जो है महिला एवं बाल विकास विभाग युवाओं को लड़कियों के लिए शौर्य दल बना के काम कर रहा है। गाँव में जितनी लड़कियां हैं उनको इस तरह से जितनी विभागीय शासकीय योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दे रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसके माध्यम से विभिन्न स्कीम्स, विभिन्न जो योजनाएं हैं, चाहे एक्ट हैं, पॉक्सो एक्ट है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। बच्चों के, लड़कियों की शिक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनको सशक्त वाहिनी, सशक्त समाज के साथ सशक्त वाहिनी एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से ऐसी लड़कियों को कोचिंग दी जा रही है ताकि वो अच्छे शिक्षित हों और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कर सकें। बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा रहा है। कोई भी गांव में कहीं पे भी शहर में कोई ड्रॉप आउट है तो उसको कम करने के लिए बच्चों को स्कूल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और एनसीसी एनएसएस के माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कर सकें और उन परिवारों को प्रेरित कर सकें। उन परिवारों, जैसे अनुपमा ने कहा कि वो उनने गांव में जो मोहल्ला है वो गोद लिया है और वहाँ पे जाके वो 4 से 5 बजे तक पढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे परिवारों को, कि जो बच्चों को, जिनके बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, उन बच्चों को प्रेरित करने का काम, उनको स्कूल भेजने का काम, उसके लिए भी विभाग काम कर रहा है। और ऐसी जितनी युवा गर्ल्स हैं, जो किशोरी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका एक ग्रुप मैंने बताया पहले ही कि शौर्य दल के रूप में काम करता है, जो इस क्षेत्र में बच्चों को, लड़कियों को और दूसरे बच्चों को, सभी को प्रेरित करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाएं, स्कूल ड्रॉप आउट कम हो, पढ़ाई के प्रति प्रेरित हों। शासकीय योजनाओं के साथ साथ हाँ, परिवारों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने का भी काम करते हैं कि जिसके कारण वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। कई बार ये होता है कि परिवार गरीबी रेखा में आता है लेकिन वो गरीबी रेखा से नहीं जुड़ा हुआ है, गरीबी रेखा का कार्ड उसके पास नहीं है, तो वो गरीबी रेखा से का कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी और दूसरी योजनाएं, आयुष्मान कार्ड आजकल बनता है, आयुष्मान कार्ड बनवाने का ताकि उसके स्वास्थ्य की देखभाल हो सके। इस तरह से बहुत सारी ढेर योजनाएं हैं, उनसे जोड़ने के लिए भी विभाग युवाओं के माध्यम से काम कर रहा है। बिल्कुल, तो जागरूकता के लिए भी कई कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और कई सारी शासन की योजनाएं हैं जिससे बालक और बालिकाएं प्रेरित हो सके और जागरूक हो सके। प्रशांत सर, मैं आपके पास ही आ रही थी जब जागरूकता की बात करते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकली बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत सारे आपके पास उदाहरण भी हैं। बाल श्रम के बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि हम बालक बालिकाओं में से किसको ज़्यादा देख पा रहे हैं बाल श्रम के क्षेत्र में, या दोनों की समान है स्थिति? देखिए, जहाँ तक घरेलू कामकाज का संबंध जब आता है तो हम ज़्यादातर वहाँ पर बालिकाओं को देखते हैं, लेकिन ढाबों पर, सड़कों पर या अलग अलग तरीके के जो इस तरीके के प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर हम लड़कों की संख्या पूरी प्रक्रिया जानना चाहेंगे। कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनका रेस्क्यू करते हैं और फिर उनको कैसे सामान्य जीवन तक लाते हैं? जी, यदि कोई बच्चा हमको इस तरीके से कहीं कामकाज करते हुए दिखता है तो जैसा सर ने बताया, हम 10-9-8 पर सूचना देते हैं। वो टीम वहाँ से आती है, टीम बच्चे को रेस्क्यू करती है और फिर उसके आयु के प्रमाण से लेकर तमाम चीज़ें करते हुए हम उसको बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बाल कल्याण समिति उस बच्चे के संदर्भ में फैसला करती है कि इस बच्चे को अभी कहाँ भेजा जाना श्रेयस्कर है, फिर बच्चों को स्कीम से जोड़ना। और जैसे मैडम ने कहा कि पुनर्वास बहुत व्यापक शब्द है, केवल किसी एक स्कीम से जोड़ना नहीं बल्कि उस माइंडसेट पर भी काम करना। तो बच्चों को काउंसलिंग पर लेके जाना, मैंने बच्चों को काउंसलिंग से उस ट्रॉमा से निकालना, बच्चों को स्कीम से जोड़ना, परिवार को सक्षम बनाना, ये पूरी एक लंबी प्रक्रिया है जिसके चलते बाद में फिर एक बच्चा स्कूल से बाहर आता है। और जैसा अभी आपने सर से कहा, हम भी युवाओं के साथ एक प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास का नाम है यूथ एज चैंपियन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम। मध्य प्रदेश में लगभग 1,67,000 एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। इनके साथ हम ये प्रोसेस कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक सीपी क्लब बनाया है कॉलेज में, जिसका नाम है चाइल्ड प्रोटेक्शन क्लब। उस क्लब के माध्यम से, जैसे अभी हमारे साथी एक्सीलेंस वाले साथी या
वैशाली और राहुल यहाँ पर हैं, ये सब साथी इस तरीके के प्रयासों से जुड़ते रहे हैं। तो सीपी क्लब के माध्यम से ये प्रोसेस करते हैं और ये ना केवल खुद तैयार हो रहे हैं बल्कि जब ये गोदग्राम गोद बस्ती में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर इस तरीके के बच्चों को निकालकर उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ हमने एक प्रोग्राम और शुरू किया, उसका नाम है आगाज इंटर्नशिप। उस आगाज इंटर्नशिप में युवा साथी अपने रचनात्मक प्रयासों के तहत बच्चों को बाल श्रम से निकालना या बाल विवाह से निकालना, इस तरीके के जो बाल संरक्षण के अलग अलग मुद्दे हैं उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उच्च शिक्षा विभाग के साथ हम एक अनुबंध के तहत ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। एक चीज़ जरूर मैं यहाँ पर जोड़ना चाह रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि बच्चों को हम निकालते हैं तो वैसे ही बच्चों को निकालकर हम स्कूल तक लेके जाते हैं, लेकिन जो बच्चा पहले से स्कूल में जा रहा है, अभी एक और गाइडलाइन आई है, वो कहती है कि यदि कोई बच्चा 1 माह तक स्कूल नहीं आया है तो ये स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ के लेबर इंस्पेक्टर को या महिला बाल विकास विभाग को वो सूचित करे कि ये बच्चा 1 माह तक स्कूल नहीं आया है, यानी हो सकता है ये बच्चा कहीं पलायन पर चला गया है या इस बच्चे के कहीं पर बाल श्रम में जाने की आशंका है, तो उसको हम वहीं ट्रैक कर सकते हैं ताकि बच्चा जाने से पहले ही हम उसको वहीं रोक सकें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से बताया आपने क्या पूरी प्रक्रिया है और शासन, प्रशासन और समाज जुड़कर काम कर रहा है, कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। एक हमारे वॉलंटियर हैं राहुल लोधी, वो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, अपने कुछ विचार साझा करेंगे। हाँ राहुल। जय हिंद सर, मेरा नाम राहुल लोधी है और मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक हूँ। तो अमिताभ सर से एक प्रश्न था मेरा कि जैसे आपने बताया कि 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पे हम कॉल करते हैं, जोर से बोलेंगे प्लीज़। चाइल्ड हेल्पलाइन पे हम कॉल करते हैं तो हमारे पास आते हैं वो लोग। तो मेरे द्वारा भी 2 लोगों को रेस्क्यू कराया गया था। तो समय की बहुत शायद वो जो भी एक टीम की कमी है क्या है, वो लोग 2 घंटे में हमारे पास आ पाए। तो वो समय का मतलब कुछ अगर हो सके या वो लोग इस पे काम कर सकें या आपके द्वारा कुछ हो सके। और क्योंकि ये लोग होते हैं जो भी चाइल्ड जो श्रम होता है, बाल श्रम होता है, अगर उस पर जो काम कर रहे होते हैं लोग, जो मतलब इन बच्चों को पकड़ के लाते हैं या इनसे जो मजदूरी करवाते हैं। मुझे लगता है कई सारे संगठन भी कार्य कर रहे हैं और प्रशांत जी भी हैं, तो वो इसमें आपकी मदद कर पाएंगे। अगर कभी नंबर नहीं लगता है तो उनके सहयोग से आप जुड़ सकते हैं, शासन और प्रशासन की मदद ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है राहुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि 1098 में आपने फ़ोन किया और त्वरित गति से ना मिलके उनको 2 घंटे बाद मदद मिल सकी। हो सकता है किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन प्रयास हमारा यही है कि 1098 में यदि आप फ़ोन करते हैं, क्योंकि 1098 का अर्थ ही है कि यदि कोई बच्चा, जो चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर का मतलब ही है कि यदि ट्रेन में कोई बच्चा कभी जा रहा है, ट्रेन में कोई बच्चा जा रहा है जिसको ज़बरदस्ती कहीं लेके जाया जा रहा है, या ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहा है, या उससे कहीं स्टेशन में बलात्श्रम कराया जा रहा है, या बच्चा किसी परिवार में फंसा हुआ है और उसके साथ बलात्श्रम कराया जा रहा है, तो वहाँ पे यदि वो खबर करता है तो उसमें तत्काल मदद पहुँचाना ही हमारा उद्देश्य है। किस कारण से देर हुई ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन यहाँ पे त्वरित गति से ही मदद पहुँचाना हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल सर, एक और हमारे साथ साथी हैं, युवा साथी हैं। वैशाली, आप क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे? एक्चुअली मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहती, मैं बताना चाहती थी कि जैसे सर ने अभी आगाज़ इंटर्नशिप, एनएसएस वॉलंटियर्स या फिर सीपी क्लब की बात की है, तो वैसे ही मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्वयंसेविका हूँ और साथ में मैं लाल बहादुर शास्त्री की स्टूडेंट रही हूँ एलबीएस कॉलेज गंजवासदा से। तो वहाँ पे मैं 2018 से एनएसएस वॉलंटियर हूँ। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि हम जब काम करते हैं तो अभी बहुत सारे हमारे युवाओं को या फिर फैमिलीज़ को ये नहीं पता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्चुअल में होता क्या है या फिर चाइल्ड लेबर क्या होता है। तो जब हमने काम करना स्टार्ट किया था, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी, जब हमने एक्चुअल में जाना था कि ट्रेनिंग मतलब चाइल्ड लेबर क्या होता है, तो उसमें हमने कई मुद्दे देखे थे, जैसे कि धार्मिक क्षेत्र में अधिकतर ये होता है कि लोग जाते हैं नदियों में उनकी विश मांगने के लिए सिक्के डाले जाते हैं। तो वहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ही ऐसे होते हैं, वो सिक्का उठाने के लिए मुँह में डाल के लेके आते हैं, जिसके वजह से भी कहीं ना कहीं तो वो चाइल्ड लेबर भी है। और दूसरा ये होता है कि वो जब सिक्के मुँह में लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। ऐसे बहुत सारे अनछुए पहलू हैं समाज के सर जहां हम बाल श्रम को देख सकते हैं और आप सभी बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्य, एक बार ज़ोरदार तालियां आपके लिए। एक और छात्रा है सुमन वर्मा, जो कि किस प्रकार से उसने अपना जीवन बदला है वो बताएगी और क्या पढ़ाई कर रही है ये भी बताएगी। मेरा नाम सुमन वर्मा है और बाल श्रम में से मैंने काम किया है कि मतलब
पहले तो मैं परवरिश नहीं जाती थी, मगर मैम घर का काम चाहे कुछ भी करती थी। बिल्कुल। और परवरिश जाने में तक मन भी नहीं करता था, मगर फ्रेंडें जाती थी तो उधर अच्छा लगने लगा, तो फिर मैं उधर जाने लगी। बिल्कुल, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको सुमन। तो ये हौसला उसको तभी आया जब वो शिक्षा से जुड़ी। सुमन को बहुत सारी बधाई, और अब वो एमए सोशियोलॉजी की पढ़ाई भी करेगी। क्या बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा से जोड़कर आप किस प्रकार से जीवन बदल रही हैं। शिवानी मैम, एक प्रश्न आपसे, एक सामान्य व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है बाल श्रम को रोकथाम लाने हेतु समाज में? मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे यूथ हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो इनकी जो आवाज़ है, जैसे प्रशांत जी का जो आगाज़ जैसे बोल रहे, तो आवाज़, बिल्कुल आवाज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। और यही वो लोग हैं जो ये आवाज़ बुलंद करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें कम होगी। काफ़ी जो बाल श्रम आज भी इतने सालों से कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आज भी वो एग्जिस्ट हो रहा है जब, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यूथ हैं जो अपनी आवाज़ से ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने घर से शुरू करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घर से शुरुआत, उसके बाद मोहल्ले पे, उसके बाद कम्युनिटी में पूरा, फिर बाहर आओ, बाकी लोगों को समझाओ कि क्या, क्यों, क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। तो जितना आवाज़ होगी, जितना चीज़ें फैलेंगी, जितनी दूर तक जाएंगी, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल होगी। बंद होगा कि नहीं ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, पर हाँ कम ज़रूर होगा। अब जैसे अमिताभ सर ने कहा कि ट्रेन में अगर किसी को दिखे ऐसे, कभी कभी हम भी जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे जो पेरेंट, कुछ ऐसे माँ बाप जो अंधे होते हैं, वो छोटे से बच्चे को साथ में लेके वो भीख मांगने निकलते हैं। बिल्कुल। तो ये भी तो हमें सतर्क रहना और जागरूक रहना। शिवानी मैम, यही आपको आवाज़ उठानी है, सतर्क रहना है और जागरूक रहना है, तभी हम बाल श्रम को रोक पाएंगे। हम चलते चलते एक संदेश छोटा सा अमिताभ सर आपसे हमारे सभी दर्शकों के लिए। मुझे लगता है कि हम सबको खुद से प्रयास सबसे पहले करना होगा। पहले हम खुद प्रयास करें और ये संकल्प लें कि हमारे आसपास यदि कोई भी बाल श्रम होता दिखे तो उसका हम विरोध करेंगे। और जैसा प्रशांत जी ने कहा कि 1098 और पेंसिल पोर्टल पे हम उसको सूचित करेंगे, और प्रयास यही रहे कि हमारे आसपास कोई बाल श्रम न हो, हर बच्चा स्कूल जाए और एक स्वस्थ समाज बने, यही हमारा उद्देश्य हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ अवस्थी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम बहुत धन्यवाद देते हैं श्री प्रशांत दुबे सर को, साथ ही में श्रीमती काकोली रॉय मैडम, आपका भी बहुत धन्यवाद, शिवानी मैम का, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी युवा साथी छात्रगणों का भी हम बहुत धन्यवाद देंगे। बहुत सारे मन में प्रश्न हमारे युवा साथी के और भी हैं जो हम बाद में बात कर सकेंगे, लेकिन इन्हीं उम्मीदों के साथ कि नन्हे हाथों में किताबें हो, औजार नहीं, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, मजबूरी नहीं, इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।